नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सिंह भारद्वाज आप सभी का एमजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी के लिए राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को अपन देखेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन देखें पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। इसके कहने का मतलब यह है क्वेश्चन का कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है, अर्थात मतदान कौन कौन करेगा। सबसे पहले अपन ऑप्शनों के ऊपर चर्चा करें तो ए ऑप्शन जो आपके सामने है कि केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ए जो ऑप्शन है आपका केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद में बी लोकसभा के सभी सदस्य, इसका कहने का मतलब यहां पर निर्वाचित भी और प्लस में आपके मनोनीत, दोनों प्रकार के जो सदस्य हैं लोकसभा के, क्या वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और निर्वाचक मंडल से संबंधित भारत के संविधान का आर्टिकल 54, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है वो है आपका 54 और 54 जो आर्टिकल है वो आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। सी ऑप्शन है आपके सामने लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। और डी जो ऑप्शन है आपके सामने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य व दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर से एक बार अपन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। और ए ऑप्शन जो केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद में लोकसभा के सभी सदस्य अर्थात निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। जो आपका सही आंसर होगा डी, कि आपसे पूछा जाए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य व दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। संविधान का आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 54, भारत के संविधान का अनुच्छेद 55 जो राष्ट्रपति की निर्वाचन जो पद्धति है इसका उल्लेख करता है। देखिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी के निर्वाचित सदस्य अर्थात आपके सांसद और विधायक यानी कि जो आपके एमएलए हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे। इसके अलावा दिल्ली व पुडुचेरी, तो दिल्ली व पुडुचेरी को भारत के संविधान में अमेंडमेंट किया गया 70वां 1992 संविधान संशोधन 1992। और इसके अंतर्गत दिल्ली व पुडुचेरी के जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कर लिए गए। अमेंडमेंट कौन सा हो गया आपका 70वां संविधान संशोधन 1992, और वो स्पेशल आपके दिल्ली व पुडुचेरी के लिए किया गया। इससे पहले लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के आपके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन से नहीं लेते हैं, तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट, तो भी पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो हो गया लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य व दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है कि राजस्थान के एक विधायक का मतमूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में कितना होता है। फिर से राजस्थान के एक विधायक का मतमूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में कितना होता है। और इसके आपके जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन 138, बी ऑप्शन है जो आपका 208 और सी जो आपका ऑप्शन है वो हो गया आपका 119, डी ऑप्शन हो गया आपका 129। तो देखिए अपन थोड़ा सा बात चर्चा करें कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो चुनाव पद्धति है वो है आपकी एसटीबी, और एसटीबी को अपन कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी कि एकल संक्रमणीय गुप्त आनुपातिक प्रणाली। और इस प्रणाली के अंतर्गत वरीयता क्रम अनुसार मतदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत अपन देखें कि वोटों का मत मूल्य निकाला जाएगा। और वोटों का जो मत मूल्य निकाला जाता है, अगर माना कि अपन एक एमएलए, इसके अपन वोटों का जो मत मूल्य निकाले तो इसका फॉर्मूला है आपका 1971 की जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या मल्टीप्लाई गुणा 1/1000। इससे अपन किसी भी राज्य के एक विधायक का मतमूल्य निकाल सकते हैं और उससे उस
राज्य की कुल विधानसभा की सीटों से मल्टीप्लाई करके टोटल अपन विधायकों का मतमूल्य निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है कि राजस्थान के एक विधायक का मतमूल्य कितना होगा, तो एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए 1971 की राजस्थान की जो जनसंख्या है वो थी 2,57,65,806। कितनी रही है? 2,57,65,806। उसमें अपन विधानसभा की सीटों को भाग देंगे तो ये हो जाएगी आपकी 200 और गुणा किससे करेंगे अपन 1/1000 से। तो अपन जब इसको क्रॉस करेंगे तो लगभग आपका आएगा 128.82 और इसे अपन टोटल करें तो ये हो जाएगा आपका 129। जो आपका सही आंसर होगा कि राजस्थान के एक विधायक का मतमूल्य कितना हो जाएगा आपका 129। और राजस्थान के टोटल विधायकों के मतमूल्य के लिए क्या करेंगे तो 129 गुणा 200 कर देंगे, 200 हो गई आपकी विधानसभा की सीटें। तो इससे आपका टोटल जो राज्य के जो राजस्थान के विधानसभा के विधायकों का मतमूल्य निकलकर आपके सामने आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो यहां तक। इसके अंतर्गत अपन देख रहे हैं कि राजस्थान के एक विधायक का मतमूल्य हो गया आपका 129 और ये जो आपका बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के विधायक का मतमूल्य कितना होता है 208। आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मतमूल्य कितना होगा 208 और सबसे कम कौन से का होगा तो वो हो जाएगा आपके सिक्किम के 7। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो गया है कि राजस्थान के एक विधायक का मतमूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में कितना होगा तो वो इसका आंसर आपका हो गया 129 129। ये राजस्थान के एक विधायक का आपका मतमूल्य निकल कर आता है। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है आपका तीसरे नंबर का कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। आपसे पूछा जाए भारत का सर्वोच्च सेनापति ए मुख्य सेना प्रमुख सेनाध्यक्ष, आपसे पूछा जाए सी जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपसे पूछा जाए सी प्रेसिडेंट, डी होता है आपका प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और ये आपसे सेकंड ग्रेड 2011 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो देखिए आप सभी जैसे कि 3 प्रकार की आपकी सेना है भारत की, जल थल सेना हो गई है और वायु सेना। तीनों के प्रमुख सेनाध्यक्ष होते हैं, आपके तीनों के ही अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद में सीजेआई क्या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या बाद में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख, तो राजनीतिक जो प्रमुख होगा तीनों सेनाओं का वो होगा भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री को आप तीनों सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख के रूप में देखेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को अपन आगे बढ़े। चौथा जो नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है। फिर से भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति ए ऑप्शन आपका एसटीबी को अपन कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय गुप्तानुपातिक प्रणाली, एंड्रेस सिस्टम के नाम से भी जिसे अपन जानते हैं। इसके बाद में बी ऑप्शन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता मेथड, सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, डी एक व्यक्ति एक मत। एक व्यक्ति एक मत को अपन अग्रता ही विजेता प्रणाली कह सकते हैं और जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन या बाद में एसटीबी। तो चौथे जो क्वेश्चन है आपसे पूछा कि भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति होगी वो होगी आपकी एसटीबी, एकल संक्रमणीय गुप्त अनुपातिक प्रणाली। और भारत के संविधान का आपसे पूछा जाए अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद कौन सा हो गया आपका 55। संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति का उल्लेख किया गया है। देखिए एक बार फिर से अपन चर्चा कर ले। भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद का उल्लेख करता है। संविधान का अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्तियां, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 55, तो अनुच्छेद जो 55 है वो हो गई है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। संविधान का आर्टिकल 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। इसके बाद में अनुच्छेद 56 ये किससे संबंधित है, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 56 है वो हो गया राष्ट्रपति का कार्यकाल, और राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः होता है आपके 5 वर्ष का। इसके बाद में संविधान का अनुच्छेद 57 आपसे पूछा जाए पुनर्निर्वाचन योग्यता, यानी कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इससे संबंधित संविधान का आर्टिकल कौन सा आपका 57 पुनर्निर्वाचन योग्यता।
इसके बाद में अगला जो आर्टिकल आपका जो अनुच्छेद आता है वो आता है आपके 58 और संविधान का अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता, अनुच्छेद 59 कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति पद की शर्तें, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पद की शपथ, अनुच्छेद 61 इम्पीचमेंट मींस महाभियोग, इनसे संबंधित आपके ये अनुच्छेद है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपके, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति एकल संक्रमणीय गुप्तानुपातिक प्रणाली और आर्टिकल कौन सा हो गया आपका अनुच्छेद 55। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, 56 कार्यकाल, 57 कौन सा हो गया आपका पुनर्निर्वाचन योग्यता, 58 योग्यता, 59 शर्तें, 60 शपथ, 61 हो गया आपका इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग, इनसे संबंधित भारत के संविधान के जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक ऑप्शन एसटीबी सिंगल ट्रांसफरल वोटिंग सिस्टम, और इसे हिंदी में अपन कहें एकल संक्रमणीय गुप्तानुपातिक प्रणाली। अगले क्वेश्चन की ओर अपन मूव करें। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आ गया है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। फिर से एक बार देख लेते हैं अपन कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। सेकंड ग्रेड 2011 के अंतर्गत आपसे एग्जामों में, विगत एग्जाम में जो हुई है उनमें पूछा गया क्वेश्चन है आपसे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित पहला ए ऑप्शन आपका अनुच्छेद 61, बी हो गया है आपका अनुच्छेद 51, सी जो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 54 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 74। फिर से ए ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 61, बी है आपका अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 54, डी अनुच्छेद 74। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का संरक्षण करता है या उल्लंघन करता है तो उसे समय से पूर्व महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो संविधान का इसका जो आपका आंसर हो जाएगा सही आंसर कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ए अनुच्छेद 61, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ इसके अंतर्गत महाभियोग चलाया जा सकता है। आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े। एक बार जरूर जो भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे इनके खिलाफ ये जो प्रस्ताव लाने की तैयारी थी उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा, लेकिन नहीं लाया गया। तो आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ इस प्रस्ताव को लाया भी नहीं गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है 6वें नंबर का कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है योग्यता। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है आपसे योग्यता कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति, वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। सी ऑप्शन राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। और चौथा लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। ये आपके सामने चारों ऑप्शन रखे हुए हैं। ए ऑप्शन कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बी 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, सी जो आपका है कि राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, और जो चौथे नंबर का है लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। बताइए। तो देखिए सर्वप्रथम अपन योग्यता के बारे में चर्चा करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति से संबंधित योग्यता का आपका उल्लेख करता है कि भारत के राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होंगी। अनुच्छेद 58 और पहली योग्यता कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है भारत के राष्ट्रपति की योग्यता के लिए कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन अपन पढ़े कि वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। दूसरा ऑप्शन वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। इसके बाद में तीसरा जो ऑप्शन है कि राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। डी जो आपका चौथा ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। तो ये जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये गलत हो जाता है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। ये जो कंडीशन होती है वो भारत के उपराष्ट्रपति के लिए होती है। ठीक है भाई, ये जो कंडीशन होती है वो भारत के उपराष्ट्रपति के लिए होती है। राष्ट्रपति के लिए आपकी पहली हो गई है, दूसरी हो गई है।
और एक आपका चौथा ऑप्शन, लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, न कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 59 है, राष्ट्रपति पद की शर्तें, उसमें इसका उल्लेख किया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा, नहीं तो वो विधानमंडल का, ना ही आपके लोकसभा और राज्यसभा इनका सदस्य नहीं होगा। तो अब इनमें अपन चर्चा करें कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो एक तो आपके ऑप्शन पहला और दूसरा, और एक आपका चौथा कहां पर है, एक बार देख लीजिए, पहला, दूसरा और चौथा। तो ये आपका जो, हाँ जी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा जो ऑप्शन होगा, ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति के अंतर्गत जो योग्यताएं हैं, इसके अंतर्गत आपका ये आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट अपन आगे की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े, 9वां जो 8वें नंबर का है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है, और ये क्वेश्चन आपके आरएस प्री 2000 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने की कार्रवाई कौन से सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ए ऑप्शन, संसद के किसी भी सदन में, आपके सामने जो ए ऑप्शन है वो कह रहा है संसद के किसी भी सदन में। बी, केवल लोकसभा में, क्या केवल लोकसभा में ही महाभियोग जो प्रक्रिया है इसको प्रारंभ किया जा सकता है। सी ऑप्शन, केवल राज्यसभा में, और डी, संयुक्त बैठक में। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा आपका, नहीं तो ज्वाइंट सेशन, या नहीं राज्यसभा, और नहीं केवल लोकसभा। इसे संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है प्रस्ताव को, और इसका ए आंसर आपका सही हो जाएगा कि इम्पीचमेंट अनुच्छेद 61 संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो ए ऑप्शन इसका आपका आंसर सही हो गया है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, क्या उपराष्ट्रपति करता है, क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, और बी जो आपका ऑप्शन है वो है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो देखिए इससे संबंधित अपन जो तथ्य जाने कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है, पहले तो अपन देखें अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे वो हाईकोर्ट हो, उसकी जो पद्धति है वो है आपका कॉलेजियम मंडल। उसका नाम क्या हो गया आपके, कॉलेजियम मंडल। और इसमें जो सदस्यों की संख्या आपसे पूछी जाए 1+4, कॉलेजियम मंडल के अंतर्गत सदस्यों की संख्या 1+4 होती है, और यह एक परामर्श मंडल होता है जो भारत के राष्ट्रपति को नामों का सुझाव देता है। उसी के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब यहां पर अपन देखें, यह कह रहा है आपसे मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा। तो कॉलेजियम मंडल के अंतर्गत तो न्यायाधीशों की, और आपसे पूछा जाए इनमें भी अपन देखें वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और वैसे वरिष्ठता शब्द का उल्लेख यहां पर नहीं किया गया है, जिसके अंतर्गत अपन देखें कि 2 बार इसका उल्लंघन भी किया गया वरिष्ठता की जो परंपरा है इसका। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये करेगा आपके भारत के राष्ट्रपति। कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति। और किनकी सलाह से करता है, कॉलेजियम मंडल। और कॉलेजियम मंडल में अपन देखें कि सबसे जो मुख्य वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसी को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े कि राष्ट्रीय चुनाव से संबंधित, सॉरी ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, यह है आपके राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है, और ये आपके पूछा गया है सेकंड ग्रेड के अंतर्गत पूछा गया है आरटेट। और इसमें अपन देखें ए ऑप्शन जो आप पे चर्चा करें कि राष्ट्रपति से संबंधित विवाद सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही उठाया जा सकता है। अपन को जो तथ्य देखना है वो गलत देखना है कि राष्ट्रपति से संबंधित विवाद सिर्फ और सिर्फ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में उठाए जा सकते हैं। बी, सभी विधायकों के मत मूल्य समान रखते हैं। बी ऑप्शन जो हो गया है कि सभी विधायकों के मत मूल्य समान रखते हैं। सी, सभी सांसदों के मत मूल्य समान रखते हैं। डी, मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं लेते हैं। तो बताइए इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या, इसमें हमको गलत तथ्य छांटना है।
ए ऑप्शन, राष्ट्रपति से संबंधित विवादों की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में उठाई जा सकती है। इसे संविधान का आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71 कहता है और इसके लिए संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीशों की कम से कम बेंच इस पर सुनवाई करेगी। बी, सभी विधायकों के मत मूल्य समान रखते हैं या रहते हैं। तो विधायकों का जो मत मूल्य होता है वो अलग अलग होता है। विधायकों का मत मूल्य राज्यों के हिसाब से अलग अलग होता है। सी, सभी सांसदों का मत मूल्य, अभी जो नॉर्मल में सांसदों का जो मत मूल्य है वो है आपके 708, यानी कि समान रहते हैं। डी, मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। तो हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में अभी देखा हमने क्वेश्चन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित सांसद व विधायक इसके अंतर्गत चुनावों में भाग लेते हैं। तो आपका जो गलत तथ्य जो छाटना है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सभी विधायकों के मत मूल्य समान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका 12वां, कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बना? ये आपसे पूछ रहा है। वर्किंग प्रेसिडेंट 2009 की एग्जाम में आरएस में अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बना? ए ऑप्शन, बीडी जत्ती, जो है आपका बीडी जत्ती। इसके अलावा जी जो ऑप्शन है वो हो गया आपका बीवी गिरी। और सी ऑप्शन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। डी, राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत का प्रथम कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बना है वो कौन बना है? तो देखिए सर्वप्रथम अपने ऑप्शनों के ऊपर चर्चा करें तो 1969 में भारत के प्रथम अल्पसंख्यक जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हुई और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु पर उस समय के उपराष्ट्रपति बीवी गिरी ने सर्वप्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद को संभाला। इनके बाद में इनके त्यागपत्र देने पर न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह बने। इसके बाद में 1977 में उस समय फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी मृत्यु होने पर जो पद को संभाला था वो संभाला था बीडी जत्ती ने। सर्वाधिक कितने समय? 4 माह। और ये जो कार्यवाहक जो प्रेसिडेंट जो बन सकते हैं आप, अधिकतम बन सकते हो आप कितने समय के लिए? 6 माह के लिए। तो उस समय बीडी जत्ती सर्वाधिक 4 माह के लिए आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इनके द्वारा काम किया गया। तो ये जो सही आंसर हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बना है? सही आंसर हो जाएगा बीवी गिरी। पहला कौन सा बना है? बीवी गिरी। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है आपका 13वें नंबर का, कि भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है और ये आरएस 1998 के अंतर्गत पूछा गया है। क्या मंत्रिपरिषद को, राष्ट्रपति को, क्या भारत की पार्लियामेंट को, क्या प्रधानमंत्री को? तो इसका जो सही आंसर अपन चर्चा करें तो देखिए जो आपका कार्यपालिका है इसको शक्ति प्रदान जो करता है वो करता है भारत का संघ की कार्यपालिका। ये जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यह पूछ रहा है कि कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अपन कह सकते हैं कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति। और ये जो होता है ये औपचारिक होता है। कैसे होता है? औपचारिक। वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। व्यवस्थापिका का जो प्रमुख होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। इसके बाद में तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, कि भारत के संविधान में भारतीय संघ की कार्यपालिका सर्वाधिक जो शक्ति रहती है वो किसके पास? राष्ट्रपति के पास। औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख कौन हो जाएगा? भारत का प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े 14वें नंबर का, कि भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है? यूपीपीसीएस के अंतर्गत 1999 के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है आपसे कि भारत एक गणतंत्र है, इसका आपको तात्पर्य आज से बताना है कि कैसे भारत एक गणतंत्र है। ए ऑप्शन, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ए ऑप्शन हो गया सभी मामलों में अंतिम अधिकार क्या जनता के पास है। बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। बी ऑप्शन, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। डी, भारत राज्यों का संघ है। ये चारों ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, क्या इसका मतलब होता है गणतंत्र का मतलब? देखिए दो शब्द हैं आपके सामने, गणतंत्र
यानी कि रिपब्लिक, और एक है आपके सामने लोकतंत्र। तो यहां पर अपन देखें लोकतंत्र, तो लोकतंत्र को अपन कह सकते हैं जनता का शासन। कौन सा कह सकते हैं? जनता का शासन। जनता के शासन में भागीदारी, लोगों का संगठन, क्या कहलाता है? आपका लोकतंत्र। और इसे भी दो भागों में अपन बांटते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो भारत का लोकतंत्र कौन सा है? तो भारत का लोकतंत्र हो गया आपका कौन सा? अप्रत्यक्ष। गणतंत्र का मतलब यह होता है कि उस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वह होना चाहिए निर्वाचित। क्या होना चाहिए? निर्वाचित। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब उस देश का सबसे जो बड़ा पद है वो निर्वाचित होना चाहिए। और जैसे कि भारत का राष्ट्रपति, तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? आपके निर्वाचित। तो अपन कह सकते हैं इसमें कि सभी मामलों में अधिकार जनता के पास है? नहीं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है? नहीं। भारत राज्यों का संघ है? नहीं। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसके कहने का मतलब भारत में जो होते हैं क्या होते हैं? आपके चुनाव। तो ये भारत एक क्या हो गया आपका? गणतंत्र, रिपब्लिक कंट्री हो गया है। ये आंसर हो गया आपका सी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन को अपन आगे बढ़े कि 1975 में तीसरे राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? ठीक है। और जेल प्रहरी 2017 के एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन बीबी गिरी, ए जो ऑप्शन है आपके सामने वो हो गया बीबी गिरी, बी फखरुद्दीन अली अहमद, सी जाकिर हुसैन, डी हो गया आपका बीडी जत्ती। डी जो ऑप्शन हो गया है वो हो गया आपके बीडी जत्ती। ए ऑप्शन बीबी गिरी, बी फखरुद्दीन अली अहमद, सी हो गया जाकिर हुसैन और डी हो गया बीडी जत्ती। देखिए अपन चर्चा कर रहे हैं आपातकाल के बारे में। तीसरे राष्ट्रीय है, ये जो यहां पर लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की गई 1975 में? तो सर्वप्रथम अपन चर्चा करें, पहला जो राष्ट्रीय आपात लगा वो लगा 1962 में। कब लगा? 1962। और इस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस समय के जो आपके प्रेसिडेंट थे वो कौन हो गए हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद में दूसरा अपन देखें कि भारत में जो दूसरा आपका राष्ट्रीय आपात लगा वो कब लगा? तो वो लगा आपका 1971, 1971। और इस समय भारत के प्रेसिडेंट बीबी गिरी। और तीसरा जो लगा है वो लगा 1975, और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सही बी हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद के समय भारत में तीसरा राष्ट्रीय आपात लगाया गया। और उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 1971 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और 1962 में भारत के राष्ट्रपति जो हो गए राधाकृष्णन, एवं प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के जो भारत के प्रधानमंत्री वो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो जो आपका क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, किसी मृत्युदंड जो पाए गए अपराधी को क्षमादान करने की जो शक्ति है वो निम्नलिखित में से किसके या किनको प्राप्त है? ए ऑप्शन केवल भारत के राष्ट्रपति को, बी राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, सी जो आपका है वो है प्रधानमंत्री, और डी ऑप्शन है आपका राज्यपाल। बताइए क्या होगा इसका आंसर कि भारत के राष्ट्र की किसको क्षमादान की करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो देखिए, और जो ऑप्शन है आपका यहां पर दिया हुआ है मृत्युदंड। तो देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। किसको? राष्ट्रपति को। और जबकि संविधान का आर्टिकल 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्रदान करता है। और इसमें अपन देखें कि मृत्युदंड से संबंधित क्षमा करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास, कि वह सिर्फ और सिर्फ यानी अपन कह सकते हैं जो मृत्युदंड है उसके संबंध में क्षमा दान करने का जो अधिकार रखता है वो रखता है केवल भारत का राष्ट्रपति। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, सी गलत और डी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ए, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्रदान की गई है। क्षमा, ठीक है। तो
इसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, केवल ए आंसर। इसके बाद में अपन नेक्स्ट मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही।